राम राम सा खम्मा गणेश, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं 17/2022-23 के लिए। कक्षा 12वीं का हिस्ट्री इतिहास का पेपर है। किस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर है वो देखने को मिलेगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और पूरा पेपर है, आपको सोल्यूशन है वो कराने वाले, एक भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं होगा जो आपको छोड़ने वाला है, ठीक है। और यदि आप वीडियो में खंड अ देख लेते हो और खंड ब नहीं देखते हो तो आपका वीडियो देखना बेकार है, और खंड स के बिना तो बिल्कुल भी अधूरा है, ठीक है। तो आप सभी खंड हैं वो देखिएगा, ठीक है। खंड अ देखते हो तो आपको किसी काम का नहीं है वीडियो, ठीक है, तो आप छोड़कर जा सकते हो। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आपका पेपर है 70 नंबर का होगा। जी हाँ स्टूडेंट, 70 नंबर का, और टाइम है 3 घंटे 15 मिनट आपको पास टाइम है वो मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले खंड अ है, ठीक है। यदि खंड अ देखते हो तो आपका वीडियो देखना बेकार है, खंड ब जरूर देखना है आपको, ठीक है। खंड अ में आपका पहला प्रश्न है वो दिया होगा कि नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प है वो चुनकर लिखिए। जो सही विकल्प है उसमें से लिखना है, ठीक है। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन है वो 8 नंबर का, मतलब 1 नंबर का होगा, और 8 क्वेश्चन है वो आपको दिए होंगे, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जो खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो 8 नंबर के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद है वो सहमत है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 4000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य, या फिर 2600 से 1900 ईसा के पूर्व मध्य, या फिर 3600 से 2000 से ईसा पूर्व के मध्य, या फिर 4600 से ईसा पूर्व के मध्य, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है ना, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो गया आपका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पहले का, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान, जो कि चोलिस्तान है वरना वो शब्द का प्रयोग किया गया है, किस क्षेत्र के लिए किया गया है उसका नाम बताना है। थार रेगिस्तान, या फिर थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं उनको कहा गया, या फिर थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र, या फिर जम्मू कश्मीर के हड़प्पा स्थल, या सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पा स्थल। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो अ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं बी ब है ना ऑप्शन, वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है। जो रेशम बुनकरों हैं वो श्रेणी है, उसका उल्लेख है किस अभिलेख से मिलता है उसका नाम बताना है। मंदसौर अभिलेख, भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, या फिर प्रयाग प्रशस्ति। तो इनमें से कौन सा अ ब या फिर स या फिर द। तो आपका कौन सा दिखा, मंदसौर अभिलेख है वो हो जाएगा, मतलब अ है आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद कुट्टागार सलाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऐसा ही पेपर है आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो इसमें आगे क्वेश्चन है अगला, कुट्टागार सलाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे, जैन शिक्षा केंद्रों से, बौद्ध भिक्षुओं का वर्षा ऋतु में ठहरने का स्थान, या फिर वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल, या फिर ऋषि मुनियों का आश्रम स्थल। तो आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें जो वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल है ना वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका स ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल हो जाएगा, कुट्टागालों से संबंध है ना। उसके बाद विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है था। तो किस स्थान से था, ईरान, इराक, हेरात, या फिर इटली। तो कौन सा हो जाएगा, आपका हेरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जो 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हेरात, है ना। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। फुल प्रॉपर सॉल्यूशन कराना है, वीडियो में बने रहिएगा। रिहला निम्नलिखित में से किस यात्री का, हम जो यात्रा मतलब ये यात्री है, क्या नाम है, रिहला, ये है ना। किस जो यात्री का नाम बताना है, रिहला है जो यात्रा वृत्तांत है ना। तो आपको याद रखना अब्दुल रज्जाक, इन बलूता, या फिर मनोची, या फिर ट्रेविनियर, ठीक है। तो इसमें कौन सा इब्र बतूता हो जाएगी, इब्र बतूता, ठीक है। जो ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, मतलब जो ये यात्री का नाम बताना ना, और यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, रिहल्ला, है ना। ये भी याद रखना। वीर सेव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से, जो वीर सेव परंपरा है उसका संबंध है, जो राज्य है वो भारत देश में है, ठीक है। उसका नाम बताना है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर केरल। तो आपका कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब जो अ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्म है इनको विचार करना, मतलब सही कौन सा है, सही सम्मिलित है वो करना है ना। तो ये कर लोगे, नहीं आपको मैं बता देता हूँ। उलमा इस्लाम धर्म के नाता क्या, और जिमी इस्लाम को न मानने वाले ये हैं, या फिर शरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, सही है या फिर नहीं है, ठीक है। खोज की प्रवासी समुदाय के लिए सामान्य शब्द है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जो ए ऑप्शन है वो तो सही होगा,
ठीक है, मतलब अ है आपको जो ये दिया हुआ ना अ, ठीक है, वो सही है, ब भी सही है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है आपका जो है ना सौ ऑप्शन है सरिया, ये मुस्लिम समुदाय को निश्चित करने वाला कानून है, ये भी सही है। खोज की पड़ोसी समुदाय के लिए सामान्य शब्द है, ये गलत है, ठीक है, मतलब ये ऐसा शब्द है वो नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें 1, 2 और 3, ठीक है, केवल 1, 2 और 3, तो जो 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर है वो करने हैं, मतलब ये तीनों है वो सही है। उलमा, जिम्मी और सरिया जो है इनके अर्थ दिए हो ना, जिम्मी किसको कहते हैं, इस्लाम को न मानने वाले, उन्हें जिम्मी कहते हैं ना, तो ये सही है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान है। नीचे वर्णित रिक्तस्थानों की पूर्ति कोष्ठ की सहायता से करनी है, ठीक है, कोष्ठ की सहायता से करनी है। तो नीचे वर्णित करना है जो आपको संविधान का अध्ययन विषमताओं को परखने की विधि है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सामाजिक या फिर मनके होगा, ठीक है। मनके के बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा, बहुत ही बड़ी कहानी है इसके बारे में भी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सामाजिक है हो जाएगा, संविधान का अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने की विधि है, जिसने भी सामाजिक बताया उस सभी का राइट हो जाएगा। अशोक का शिलालेख से के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक का जो शिलालेख है ना उसके बारे में ना, उससे किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो मुगलों के बारे में जानकारी मिलती है क्या, नहीं, मुगलों के बारे में नहीं, मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत का युद्ध हुआ था आपको पता है, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी, ठीक है। तो यह किसको लेकर होता है, एक तो आपको याद रखना है जमीन या फिर भेदभाव, ठीक है, इन दोनों में से एक तो होगा, और एक अधिकारों के लिए होता है, ठीक है। तो आप कौन सा देगा, जमीन तथा अधिकारों को लेकर हुआ, तो जमीन है वो करेक्ट आंसर। इसमें मौर्य हो जाए, इसमें सामाजिक हो जाएगा ना। कुल शब्द का प्रयोग के लिए होता है, कुल है ना, कुल आपको याद होगा, वंश मतलब परिवार, ठीक है, मतलब परिवार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवार है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो सुमिलित करने वाला है आंसर है वो भी आपको दिया होगा, मतलब सुमिलित कीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो वो भी आपको दिए जाते हैं ना। तो ये पहला ऑप्शन है उलमा, इस्लाम को न मानने वाले, जिमी, इस्लाम धर्म के ज्ञाता, ऊपर मैंने करवाया था, ठीक है, ये वापस आ गया है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको 100% है वो देखने को मिलेगा, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे वापस आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो ये याद रखना, सरिया है जो कि मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, हाँ ये तो बिल्कुल सही मिलता है ना। और उसके बाद जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं अहिंसा पर जोर दिया है, हाँ ये भी सही है, मतलब ये दोनों तो ये सामने सामने आ जाएंगे, ठीक है। और उलमा है ना जो कि किनको कहते हैं, इस्लाम धर्म के ना ज्ञाता को कहते हैं, और जिमी कहते हैं इस्लाम को न मानने वाले, मैंने वापस बोला भी था, है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन है पहले का जो कि ब हो जाएगा, और दूसरा जो कि जिमी है इसका अ हो जाएगा, और तीसरा जो सरिया है, सरिया का सामने सामने हो जाएगा, और चौथा का भी जो कि अहिंसा पर जोर दिएगा, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे वर्णित अतिलघुत्तम प्रश्नों के उत्तर हैं, लगभग 10 से 20 शब्दों में वो देने हैं, मतलब उत्तर देने हैं। जो अतिलघुत्तम प्रश्न है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपको 1-1 नंबर के मिलेंगे, और ये 4 नंबर का हो गया, और ये ऊपर का भी 4 नंबर का हो गया, ठीक है। कितना नंबर का हो गया, 4 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन है ना, ये इसमें आपके 12 दिए होंगे, कितने, 1 × 12 = 12, ठीक है, मतलब 12 नंबर का होगा, यहाँ पर पास में लिखा हुआ है इधर, ठीक है। उसके बाद नीचे वर्णित अतिलघुत्तम प्रश्नों का उत्तर जो कि 10 से 20 शब्दों में, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की जो सूचक है, ठीक है। तो किस हड़प्पा स्थल का सूचक है उसका नाम बताना है। तो आप क्या बताओगे इसमें, खेतड़ी, क्या बताओगे, खेतड़ी है वो सूचक है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ठीक है। उसके बाद है किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया, तो किस स्थल को, ठीक है, और मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया, तो याद रखना मेरे दोस्त, ओमान को, किसको, ओमान, ठीक है, ये ओ से ओकली वाला ओ है और मान, ठीक है, तो ओमान को मगान कहा गया है ना। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है, कोई 2 राज्यों के नाम है लिखे जो सम्मिलित है, ठीक है। उन 2 राज्यों के नाम लिखने, सिर्फ जो क्या थे, मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों, जो 5 राजनीतिक केंद्र थे ना उसमें से 2 राज्यों के नाम लिखने। एक तो आपको याद रखना पाटलिपुत्र, कौन सा, पाटलिपुत्र, ठीक है, और एक आपको याद रखना तक्षशिला, ठीक है, ये 2 लिख दोगे आप, और याद नहीं रहे, दोनों याद नहीं रहे तो एक और टेक देना, उज्जयिनी, ठीक है, कौन सा, उज्जयिनी, है ना, तो ये भी आप लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य, ये हो गया शाह हमदान मस्जिद कहाँ पर है, तो जो शाह हमदान मस्जिद है ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना, बता दूँ, ये कश्मीर में है, कहाँ पर है, शाह हमदान जो मस्जिद है वो कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कश्यप उल महजूब किसकी रचना है, तो कश्यप उल महजूब ये रचना है, आपको याद रखना, अबुल हसन उल हुजविरी, ठीक है, अबुल हसन अल हुजविरी, हुजविरी इस तरीके से लिखते हैं, हुज और छोटी वी और फिर बड़ी री, ठीक है, हुजविरी, ठीक है, तो याद रखना ये। उसके बाद कमल महल का संबंध है किस साम्राज्य से था, तो याद रखना विजयनगर से संबंधित था, किससे था संबंध, विजयनगर, ठीक है, ये पूरा याद रखना। उसके बाद चिदम्बरम मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, जो चिदम्बरम मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना तमिलनाडु, कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है।
याद रखना। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल है वो कब घोषित किया गया है, ठीक है। तो कब घोषित किया गया, तो याद रखना 1986 में है वो घोषित किया गया। हम्पी को किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल में 1986 में घोषित किया गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट है मुगल काल में हरकारों का संबंध है वो किस विभाग से था, उस विभाग का नाम बताना है। तो याद रखना डाक विभाग, किससे संबंध था, डाक विभाग से था संबंध, है ना, मुगल काल में, है ना। सूर्यास्त नियम का संबंध किन भूमि व्यवस्था से था, तो किन भूमि व्यवस्था से था जो सूर्यास्त का नियम है उसका, ठीक है। तो याद रखना ईस्ट मरारी, ठीक है, रारी, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ये सभी है ना एक एक नंबर के क्वेश्चन है, सभी है ना आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है पूरे के, ठीक है। इसलिए आप इनको मतलब ध्यान कम देना, बाकी ज़्यादा है लघुरात्मक निम्नात्मक उन पर ध्यान देना ना। ये तो छोटे तो वैसे भी याद हो जाएंगे आपको, है ना। तो ये तो आपका सूर्यास्त नियम का संबंध किस भूमि व्यवस्था से था, तो मैंने जैसे कि बता दें ईस्ट मरारी। और सुप्पा विद्रोह की शुरुआत है वो कहाँ से हुई, तो याद रखना पूर्णा से हुई, कहाँ से हुई, पूर्णा से, ठीक है। अमला किसको कहा जाता है, तो अमला है ना जमींदार का जो अधिकारी होता है ना उसको कहा जाता है अमला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कीजिएगा, आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपके हो चुके हैं जो कि 10 क्वेश्चन है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मतलब 12 क्वेश्चन है ना, जो पहले मैंने करा दिया। उसके बाद खंड ब है वर्णित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग कितने शब्दों में देने हैं, 70 से 80 शब्दों में आपको देने हैं। ये प्रत्येक प्रश्न है आपका 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बने। जो पदार्थ है ना वो कौन कौन से मतलब क्या क्या है वो लिया जाता है, जैसे आपको पता है पत्थर है, तांबा है, कांसा है, ऐसे पदार्थों का नाम है वो बताना है। और भी वो जैसे कॉर्जिलियन है, जेस्पर है, स्फटिक है, इस पदार्थों की सूची बनानी है। और फिर क्या करना है, कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। जो मतलब प्रक्रिया है वो किस तरीके से ज्यामिति वाला का वो अलग होता है, ठीक है। तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता है, उसके बारे में ना वर्णन करना है। तो मैं आपको पूरा है एक बार बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता है उसमें मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थों के प्रयोग में लाए जाते थे। लाइन तो ये लिख दूंगा कई प्रकार के पदार्थ है प्रयोग में लाए, जैसे आपको कार्जिलियन है, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खेड़ी है। और लिखो के धातुओं में तो पत्थर है, तांबा है, कांसा है, और कौन सा है, और सोना है, ठीक है। और जैसी धातुएं हैं तथा फ्योन्स और पक्की मिट्टी, क्या है, पक्की मिट्टी भी है वो जो कि इसमें ली जाती हैं। और कुछ मन के है ना 2 या 2 से अधिक पत्थरों को मिलाकर भी बनाया जाता है। जो कुछ मन के होती हैं वो इस तरह से भी बनाई जाती है, और कुछ जो कि पत्थर हैं, तांबा है, इससे बनाई जाती है ना। तो कुछ मन के 2 या 2 से अधिक पत्थरों से मिलकर भी बनाया जाता है। कुछ मन के पर सोने का टॉप होता था, है ना, जो मन के होते थे उन पर बाद में उन पर रंग किया जाता है ना। तो ज्यामितीय आकारों के लिए भिन्न भिन्न रंग रूप देखकर उन मनकों को तैयार किया जाता था। मनकों पर अलग अलग तरह की कृतियाँ और रंगों का इस्तेमाल होता था। क्या होता था, मतलब रंगों का इस्तेमाल भी होता था मनकों पर, ठीक है। इतना सा आप याद रख लोगे ना, मतलब ये तो आपका जो कि क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए पदार्थों की सूची हो जाएगा ना। और कोई भी एक प्रकार का मन का बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है तो आप क्या लिखोगे कि तकनीकी दृष्टि से मनकों पर अलग अलग तरीके से कार्य है वो किया जाता है। मतलब तकनीकी दृष्टि से है ना अलग अलग कार्य, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है ना। तो सेल खेड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मन के बनाने का काम आसानी से ही हो जाता है। जो सेल खेड़ी है ना, मैंने आपको ऊपर बताया कि कॉर्जिलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खेड़ी है ना, तो ये मन के एक प्रकार से ना। तो इनमें है ना सेलकड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मन के बनाने का काम आसानी से हो जाता है। सेलकड़ी के चूर्ण से जो कि लेप तैयार करके सांचे में डाल क्या डालकर सांचे में डाला जाता है। और विभिन्न प्रकार के मनके हैं वो तैयार किए जाते हैं। कठोर या ठोस, एक ही बात है, कठोर क्या है, ठोस पत्थरों से मनके बनाने के लिए प्रक्रिया है वो क्या थी, जटिल थी, मतलब बहुत आसान है वो नहीं थी। ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकारों के मनके ही बनाए जाते थे। मतलब इस प्रकार से आपको यहाँ पूरा छापना है। थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ इसके बारे में विस्तार से, है ना, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो लाइन याद रह जाए एग्जाम में, और वो लाइन आप लिख दो। तो पुरातत्वविदों के अनुसार अक्की का लाल रंग एवं जटिल प्रक्रिया द्वारा अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों के मनकों को आग में पका कर है वो प्राप्त किया जाता है। किनको, लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा पीले रंग के कच्चे माल होते थे उनके उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को अलग आग से पकाकर प्राप्त किया जाता। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। मतलब जो बड़े पत्थर होता है उनको छोटे टुकड़ों में, आपको पता है पत्थर भी है इसमें चाहिए, है ना, तो उनमें से बारीकी से सल्क निकाल जाते हैं। फिर मनके बने जाते हैं। मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसई, फिर पॉलिश, फिर उनमें छेद हैं वो किए जाते हैं। मतलब लास्ट में ना छेद हैं वो किए जाते हैं इसमें जो कि मनके में ना। तो इस प्रकार आप इसमें छाप सकते हो।
ठीक है। इतना आपको 2 नंबर में है लिख देना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा, इसमें से थोड़ा लिख दोगे ना तो भी आपको है ना 2 नंबर है वो 100% है वो मिल जाएगा आपको, कोई भी है रोक नहीं सकता। उसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है, हड़पई जल निस्सरण प्रबंध के बारे में लिखो। किसके बारे में? हड़पई जल निस्सरण, मतलब जल निस्सरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में है, मतलब लिखना थोड़ा आपको, ठीक है। किस प्रकार से होता था, किस प्रकार से नालियाँ होती थी, घरों से बाहर की जो छोटी नालियाँ होती वो किस तरीके से थी, और सड़कें किस तरीके से बनी होती थी, और बड़ी और पक्की नालियाँ में जो किस तरह से मिल जाती थी, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसमें क्या लिखोगे? इस नगर की प्रमुख विशेषता इसका जल निकास प्रबंध था, मतलब जो जल निकास है ना, जल का बाहर जाना किस प्रकार से होता है, नालियाँ बनाई जाती थी, है ना। तो इस नगर की नालियाँ मिट्टी के गारे, जो मिट्टी का गारा होता है, एक चूना का गारा भी होता है ना, आपको गारा याद है ना, जो मतलब सीमेंट बदरीन हैंग मिलान फिर वो गारो बना हुआ है, बनान मारे में क्या गारो बना दियो। तो इसमें नाले मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था। किससे ढका जाता था? बड़ी ईंटें लगा जाती, मतलब नाले होती है, नाले के ऊपर है ना बड़ी ईंटें आज भी लगाते हैं ना, मतलब शहरों में लगाते हैं, लेकिन गाँव में ऐसा मतलब बहुत कम होता है। शहरों में लगाते थे सड़क के नीचे, है ना। तो बड़ी ईंटें और पत्थरों से ढका जाता है, जिनको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जाती है ना, सफाई की जाती है ना। आपको पता है, आपके भी शहर, आपको शहर से हो या फिर शहर में जाते तो आपको पता होगा, है ना। तो जिनको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जाती थी। घरों से बाहर की छोटी नालियाँ सड़कों के दोनों ओर बनी होती है, मतलब जो घरों के बाहर नाली होती ना, छोटी नालियाँ, वो सड़कों के दोनों ओर बनी होती है, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, है ना। तो दोनों साइड बनी होती थी, आपके भी घर में बनी होगी, देख लेना, छाप देना, ठीक है। सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी, जो बड़ी और पक्की नालियों में मिल जाती थी। किसमें? मतलब जो छोटी नालियाँ होती है ना, वो बड़ी नाली में तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना, तो वो ऐसे मिल जाती थी। वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों को घेरा 2.5 से 5 फुट तक था, ठीक है। तो इस प्रकार से हड़प्पा जल से निस्सरण के प्रबंध के बारे में आपको लेख है वो लिख लेना है, ठीक है। तो इतना सा आप लिख दोगे और आपको इस प्रकार से 2 नंबर है वो मिल जाएंगे। खंड ब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि खंड है तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। खंड ब आप याद करोगे तो, है ना, जो खंड ब है और खंड स है आपका, जैसे तो 5वां भी आपका हो चुका है, 6ठा है भी हो चुका है। हड़प्पई के बारे में लिख दिया। महापाषाण है वो क्या है, महापाषाण के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दो पॉइंट आप लिख सकते हो। 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिख देना कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिणी भारत में पाए जाने वाले पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हैं। एक तो आप ये पॉइंट हैं वो लिख सकते हो, है ना। उसके बाद ये पॉइंट और लिख सकते हो, इन्हें कब्र ग्रहों के ऊपर रखा जाता है। जो कब्र होती है उनकी ग्रहों के ऊपर रखा जाता है। शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजारों को दफनाया जाता था, ठीक है। तो ये महापाषाण में आप है वो लिख सकते हो इतना सा, और आपको 2 नंबर है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो 2, 4, 6 नंबर तो आपको इस तरीके से हो सके हैं। मौर्य के बारे में जानने के लिए कोई 2 स्त्रोतों के नाम, जो मौर्य होते थे ना उनको, एक तो आपका जो ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। कौन सा? अशोक का शिलालेख से पता चलता है। और एक है मैगस्थनीज का विवरण है, जो कि इंडी का, ठीक है, उससे भी मौर्य के बारे में है वो पता चलता है, ठीक है। किससे? मैगस्थनीज, ठीक है, इसके बारे में। और एक आपका अशोक का शिलालेख हो गया। तो ये आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है हो गया। उसके बाद 9 नंबर है मनुस्मृति का 2 महत्व लिखिए। जो मनुस्मृति उसके 2 महत्व लिखने हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब फायदा क्या होता है, महत्व लिखना है ना, विशेषता लिखनी है ना। तो उसमें क्या लिखोगे कि यह तत्कालिक समाज के नियमों तथा प्रथाओं का वर्णन देता है। जो मतलब तत्कालिक समाज है उसके जो भी नियम होते थे, उसके प्रथा होते थे, उसका वर्णन देता है। और इसका प्रभाव आज भी हिंदू की जीवन शैली में दिखाई है वो देता है, ठीक है। तो इतना सा आप हैं वो लिख सकते हो 9 नंबर क्वेश्चन में, है ना। तो लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो आपके है ना ये 2, 4, 6, 8, 10 नंबर हो गए आपके, ठीक है, रेडी, ठीक है। इसी बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब है हो जाए जिसने नहीं किया। आपको आगे भी है मॉडल पेपर है वो मिलते रहेंगे और फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ऐसे नहीं, काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं वो करवाते हैं, मतलब छोटे छोटे करवा देते हैं फिर वहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब आपको फुल सॉल्यूशन है वो मिलता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म की प्रमुख जो महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर प्रकाश है वो डालना। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि अहिंसा पर है वो जोर दिए गए। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है, आप लिख सकते हो अहिंसा पर एक तो जोर है वो दिया गया, ठीक है। और एक आत्मविश्वास करना ये भी इस पर जो महत्वपूर्ण शिक्षा है हो जाएगी। एक है कर्म व कार्य के सिद्धांत में विश्वास है वो करते हैं थे, ठीक है। और उन्हें भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे। किसको? भगवान का जो अस्तित्व है उसको अस्वीकार कर दे, ठीक है। ये भी आपको हो गया। चांडाल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि चांडाल है वो किसे कहा जाता था। तो याद रखना चांडाल है वो
प्राचीन काल में वह कार्य करने वाले लोग जिन्हें उच्च वर्ग के वर्जित माना जाता है, जैसे शवों को दफन करना या जलाना, मृत पशुओं को उठाना और चमड़ा है वो निकालना इत्यादि है, इन्हें है वो चंडाल है वो कहा जाता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो मतलब उच्च वर्ग के लोग नहीं थे ना, उनको है ये कहा जाता है ना। ठीक है, उसके बाद भक्ति आंदोलन के उदय के कारण का विवरण, भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत पर प्रकाश डालें। मतलब 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, एक तो उदय के कारणों का विवरण देना है और भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत का पर प्रकाश है वो डालना। तो इसमें आप क्या लिखोगे, उदय के कारण में लिखोगे कि वैष्णव मत का प्रभाव है वो पड़ा, मतलब जो वैष्णव मत था उसका प्रभाव पड़ा किसमें, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों में। ठीक है, और एक आप लिख सकते हो हिंदू धर्म की त्रुटियां हैं, इस्लाम के फैलने का भय है, सूफी संत का प्रभाव है, महान सुधारकों का उदय है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो उदय के कारण है। और मूल सिद्धांत में आप क्या लिख सकते हैं कि एक ईश्वर में विश्वास, किसमें, कि एक ईश्वर में विश्वास, एक पॉइंट आप लिख सकते हो ये। और शुद्ध कार्य करना, प्रेम भाव से पूजा करना और गुरु भक्ति करना, किसकी, गुरु भक्ति करना। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो 12 नंबर किसमें है, और आपको 2 नंबर है इसमें आपको मिल जाएगी आसानी से, है ना। तो अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा के विषय में ब्रनियर ने क्या लिखा है। ठीक है, ब्रनियर ने है वो क्या लिखा, सती प्रथा के विषय में, है ना। तो लिखना है, विधवा को सती होने के लिए विवश कर दिया जाता था, मतलब जो विवश है वो कह जाता, मतलब मजबूर कर देते थे लोग। ठीक है, और यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट है वह चढ़ा दिया जाता था, मतलब सती प्रथा ऐसे ही थी। ठीक है, आपको भी पता है। और बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में सहानुभूति है वो नहीं है वो थी। ठीक है, और एक सती प्रथा, सती होने वाली स्त्री है ना, कि चीख भी किसी का दिल है वो नहीं पिघला पाती थी, जो दिल है वो नहीं पिघला पाती थी, मतलब जो सती हो रहे तो चीख तो आएगी ना, है ना। तो इस प्रकार है सती प्रथा के विषय में ब्रनियर ने ये पॉइंट है वो दिए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिंघम के मन में क्या भ्रम था, जो कनिंघम था हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करता है उसमें क्या क्या भ्रम है वो था। ठीक है, तो वो लिखना है कि आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी, जो 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उप महाद्वीप में आए चीनी बौद्ध जो तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग है वो किया। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक उसके बाद के कालों से संबंधित पूर्व था। मतलब ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो, है ना। उसके बाद खंड स हमारे स्टार्ट है वो हो जाता है, और खंड स भी आपका बहुत ही 15 नंबर है, हड़प्पा लोगों की कृषि प्रौद्योगिकी पर एक लेख लिखिए। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नागरिक सभ्यता थी, दोनों में से आप कोई भी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप हैं वो कर सकते हैं। हड़प्पा लोगों की कृषि, जैसे मैं जल निकास का बताया उसी प्रकार आपको कृषि प्रौद्योगिकी पर एक लेख लिखना है। और आप कैसे कह सकते हैं हड़प्पा संस्कृति एक नागरिक सभ्यता है वो थी, इसमें आप पॉइंट है वो छाप सकते हो आपकी मर्जी से। ठीक है, जितना हो सके उतना छापना है। इससे आपका कितने क्वेश्चन का नंबर है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। जी हाँ स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। आप ये क्वेश्चन है ना, ये भी 4 नंबर का है, और ये निचले वाला है चाहे करो या फिर ऊपर वाला करो, आप सभी को पता है। ठीक है, 12th में आ गए हो अब तो, है ना। तो ये याद रखना, और इसमें से दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे या नहीं होते थे, उस पर चर्चा करनी है। और आपको चर्चा पे आपको पूरा विस्तार से बताना, पूरा चेपना है इसमें। या फिर आप नीचे भी निचला भी कर सकते हो, जो नीचे वाला है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभवित कार्य, जो मतलब कार्य किए जा रहे थे, मतलब जो संभव है वो कार्य चर्चा करनी है। उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, मतलब आपको पूरा छापना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि परीक्षा हॉल में बैठ जाओ और चर्चा करो। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करना है। मोहनजोदड़ो की जो विशेषता है, मतलब कुछ ना कुछ जो विशेष है वो उसके बारे में वर्णन करना। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, किताब में आसानी से मिल जाएगा, रट लेना इसको। मोहनजोदड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख है वो कीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता चर्चा कीजिए, जो मतलब महाभारत है ना उसका एक ही रचयिता, उस पर चर्चा करनी है। और अथवा में आप ये भी कह सकते हो, आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, कारण सहित है वो उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं 19वें में, मतलब 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। विजयनगर की जल अवस्था वो किस प्रकार पूरा है वो किया जाता। जो विजयनगर था ना आपका,
ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 7वां ये ऐसा कुछ चैप्टर है, ठीक है, जो सेकंड किताब है ना उसमें ये उसमें आप छाप सकते हो विजयनगर की जल औसत इस प्रकार पूरा किया जाता है। और उसमें किताब से भी आप दे सकते हो विजयनगर के शहर के लिए जल स्रोतों की व्याख्या कीजिए। और या फिर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में जल संपदा सुविकसित थी, इस कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। मतलब तीनों क्वेश्चन है वो एक ही है और तीनों है ना, मतलब कोई भी करो एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जल की आवश्यकताओं के बारे में आपको लिखना है किस प्रकार से होता था, ठीक है। जल स्रोतों की व्याख्या करना है, मतलब जल स्रोत क्यों या फिर किस प्रकार पूरा किया जाता है, मतलब कोई ना कोई जल स्रोत ही चाहिए ना, पूरा करेंगे ना मतलब जो जल आवश्यकता वो पूरा करेंगे ना, तो जल स्रोत की आवश्यकता होगी ना, तो ये पूरा दोनों एक ही है। और ये तीसरा भी एक ही है, एक साम्राज्य की राजनीति विजयनगर में जल संपदा सुविकसित थी, इस कथन की उदाहरणों सहित है वो पुष्टि करनी है, ठीक है। तो ये पूरा आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पेपर था जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का। आगे कौन सा पेपर चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मैं इतिहास का ही लाऊं या फिर राजनीति विज्ञान, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तो कौन सा आपको पेपर चाहिए आप हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है वो दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि स्टूडेंट क्या मांग है वो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मैं उसी हिसाब से पेपर हैं आपके बनाऊँ, ठीक है। तो आप इसका आंसर है वो मतलब कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट पेपर है वो कौन सा चाहिए, ठीक है। तो साथियों बाकी यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको मॉडल पेपर है वो मिलते रहेंगे, काफ़ी सारी सब्जेक्ट के अभी आपका एग्जाम है 8 दिसंबर को शुरू होगा, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।